नमस्कार, मैं हूं राजन झा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अनेक मुद्दे होते हुए भी विपक्ष मुद्दा विहीन बना हुआ है। यही कारण है कि आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे को ही पकड़े हुए हैं। इस मुद्दे को बड़ा बनाने के पीछे जो भय है, उस पर हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वह भय है रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नाम काटे जाने का, जो कि इनके वोट बैंक माने जाते हैं। इसे लेकर सबसे अधिक एग्रेसिव तेजस्वी यादव बने हुए हैं। इस मुद्दे को आधार बनाकर तेजस्वी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। हालांकि वे इसमें अकेले नहीं पड़ना चाहते, इसलिए सहयोगी दलों को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहने को तो कह दिया, लेकिन वे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि यदि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चलता रहा तो आरजेडी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मतलब खुल के नहीं कह रहे हैं, इतना कहने का उनमें साहस नहीं है, इसलिए बातों को स्पष्ट न कहकर गोल गोल घुमा रहे हैं, दूसरों पे टाल रहे हैं। तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। ऐसे ही जनता को गुमराह करने के लिए बयान दिए जाते हैं। हालांकि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब किसी नेता के कुछ कह देने से जनता आंख बंद करके विश्वास कर लेती है। तेजस्वी यादव असल में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई कर चुका है और दूसरी सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है। तो जब मामला न्यायालय में है, फिर इस पर इस तरह के बयान देने का, इस तरह के प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। मित्रों, इनकी दलील बड़ी हास्यास्पद है। कह रहे हैं कि गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं बिहार से हूं और लगातार लोगों से संपर्क में हूं। किसी से भी वैसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे जो आसानी से उपलब्ध ना कराए जा सके। नाम केवल उन लोगों के हटाए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो दूसरे राज्यों में बस चुके हैं, यानी वहां के वोटर बन चुके हैं, और जो घुसपैठिए हैं। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि बिहार का फैसला विदेशी मुसलमान आकर नहीं करेंगे। बिहार का भविष्य बिहारी तय करेंगे, और इसमें तेजस्वी को क्यों आपत्ति हो रही है? मतलब साफ है, इनको पता है कि घुसपैठियों को सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, बिहारियों का अधिकार उनके साथ बांटा जाता रहेगा, और इसके लिए ये लोग एंटी बीजेपी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। इस तरह वे एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं। इनका आरोप है कि गरीबों, पिछड़ों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जिन गरीबों और पिछड़ों का वोट पाकर बीजेपी चुनाव जीत रही है, उन्हीं के नाम भला लिस्ट से क्यों हटवाएगी? आप ही सोचिए, यदि बीजेपी को या नीतीश कुमार को बिहार के पिछड़ों और गरीबों का साथ नहीं मिलता तो क्या वो चुनाव में सफल हो पाते? क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो पाती? ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के इन आंकड़ों को देखिए और फैसला अपने आप कीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदू अपर कास्ट के वोट मिले 14%, बीजेपी को 53%। हिंदू अपर कास्ट ओबीसी का वोट कांग्रेस को गया 20%। इसमें उनके आरजेडी और सपा जैसे सहयोगी दलों को भी अगर मिला लिया जाए तो कुल 35%। वहीं बीजेपी को 39%, सहयोगियों को जोड़ लें तो 48%। हिंदू लोअर ओबीसी में कांग्रेस और उनके सहयोगियों को मिले 25% वोट, तो बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिला 58%, यानी 58% वोट। और ये इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिहार में सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है। 32% हिंदू दलितों ने कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए वोट किया, जबकि 36% दलितों ने बीजेपी और सहयोगियों के लिए वोट किया। आ जाइए आदिवासियों पर। 31% आदिवासी कांग्रेस, आरजेडी और सहयोगियों के लिए वोट करते हैं, तो 51% आदिवासियों ने भाजपा और उनके सहयोगी दलों को वोट किया। मुस्लिमों की बात करें तो कांग्रेस को 38% और सहयोगियों को जोड़ लें तो कुल 65% मुसलमानों का सहयोग मिला। इनमें रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रहे होंगे। बीजेपी और सहयोगियों की बात करें तो उन्हें केवल 10% मुसलमानों का साथ मिला। असल दिक्कत यही है मित्रों। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बिहार का फैसला बिहारी करेंगे, क्योंकि बिहार के मालिक बिहारी हैं, कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं। लेकिन जब एक बिहारी इस तरह की बात करता है, तब बिहार एआईएमआईएम का मुस्लिम विधायक देश तोड़ने की बात करता है, देश तोड़ने की धमकी देता है। इस गंभीर मुद्दे पर आपने सदन में लोगों को राय के इजहार का मौका दिया, मैं मुबारकबाद देता हूं। एसआईआर से किसी को इनकार नहीं है,
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है, लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए एसआईआर करा जाना, ये कहीं ना कहीं केंद्र की भाजपा सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित, जो निर्धन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है, और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहां पर क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है, लेकिन सीमांचल के चारों जिले में इनके डीएम ने फरमान जारी कर दिया है, सीओ कहीं भी आरटीपीएस के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो गया था, अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। आसाम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है। आप 25 दिन के अंदर में स्पेशल कैंप लगवाइए और हमारे लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाइए। अख्तरुल जैसे लोग देश तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सीमांचल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। मित्रों, सीमांचल के जिलों में तेजी के साथ मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। आज के समय में किशनगंज में 68% मुस्लिम है। इसमें अधिकतर बांग्लादेश से भागे हुए हैं, जो अब बिहारी कहला रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि यहां आबादी से 1 लाख अधिक आधार कार्ड बनाए गए। मित्रों, तेजस्वी यादव केवल 2000 वोट के अंतर से घबराए हुए हैं। यहां एक जिले में 1 लाख वोटर सीधे बढ़ गए। वो 1 लाख बांग्लादेशी या रोहिंग्या ही होंगे जो अब यह निर्णय करेंगे कि बिहार के एक जिले से विधायक कौन बनेगा। बिहारी सोचें कि क्या यह सही है? कटिहार में मुस्लिम आबादी 44% तक पहुंच चुकी है। अररिया में मुस्लिमों की आबादी 43% है। पूर्णिया में भी मुस्लिमों की आबादी 38% है। इन सभी जगहों पर आबादी से अधिक आधार कार्ड बने हुए मिले, जिनमें लगभग सभी मुस्लिमों के नाम पर बने थे। अब अख्तरुल जैसे नेता इन्हीं के दम पर चुनाव जीतते हैं, तो ऐसे लोग मतदाता पुनरीक्षण का विरोध नहीं तो और क्या करेंगे? ऐसे लोग देश तोड़ने की धमकी नहीं देंगे तो क्या देंगे? लेकिन अख्तरुल मियां किसी गलतफहमी में ना रहें, कोशिश करके देख लीजिए। वैसे बिहारी अभी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने में लगे हुए हैं। गोभी की खेती भूले नहीं है, इतना याद रखिए। रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को बिहार से ही नहीं देश से खदेड़ कर भगाएंगे। कहीं ना कहीं यह बात टीएमसी को भी पता है कि बिहार के बाद बंगाल का नंबर है और यहां भी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे और उनको बंगाल से डिपोर्ट किया जाएगा। आज संसद भवन में टीएमसी के 2 जंतु जो कर रहे थे वह इसी का भय था। चुनाव आयोग पर केवल तेजस्वी और टीएमसी ही नहीं, राहुल गांधी भी हमलावर है। राहुल गांधी हर हार के बाद इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। राज परिवार में जन्मे राहुल गांधी हार स्वीकार नहीं करना चाहते। उनको लगता है सारे चुनाव राहुल गांधी जीत रहे हैं और बीजेपी बेईमानी व धोखे से सत्ता प्राप्त कर रही है। राहुल गांधी को लगता है वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इस तरह वे जनता की राय को अस्वीकार कर लोकतंत्र का अपमान कर रहे होते हैं। आज फिर उन्होंने इस पर कुछ कहा है। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them.
Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. असल बात तो यह है कि यदि बेईमानी हो रही होती और राहुल गांधी के पास यदि ये सबूत होते तो वो सारे सबूत ले जाकर कोर्ट में रखते, लेकिन वो सीधे झूठ बोल रहे हैं। उनको पता है कोर्ट में 2 मिनट तक वो नहीं टिक पाएंगे, लेकिन बाहर उनको बोलने से कौन रोकेगा। वो झूठ बोलेंगे और चमचे इसको शेयर करेंगे, बाकी आम जनता उनके मजे लेगी। यही हो रहा है। ये लोग जमीन पर काम नहीं करते, जनता की आवाज बनते नहीं, उल्टे अपनी आवाज जनता के मुंह में फीट करने की कोशिश करते हैं। तो कहां से चुनाव जीतेंगे। अब अच्छा बहाना तलाश लिया है हार का कि हारे तो समीक्षा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वोटर्स का मिजाज जांचने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ऐसा आदमी है कि पत्रकार छोड़िए, आम जनता भी यदि कुछ प्रश्न पूछ दे तो कहेगा कि यह बीजेपी का एजेंट है। ऐसे लोग अपने समर्थकों तक सीमित होकर रह जाते हैं। ऐसे लोगों के पब्लिक मजे लेती है, वोट नहीं देती। पर जिस दिशा में ये विपक्ष के लोग निकल चुके हैं, इनकी वापसी संभव नहीं लगती। तेजस्वी शुरुआत में जिस छवि के साथ राजनीति में आए थे, अब उनकी वह छवि नष्ट हो चुकी है। उनको बिहारियों की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की चिंता है, जो एक बिहारी चाहे किसी भी जाति का हो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाकी बिहार की बात मैं बिहार पहुंचकर भी करूंगा, तैयारी चल रही है। हम मध्यम वर्गीय पत्रकारों को अनेक प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो को यही विराम देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार।